रविंदर सचदेव सर आपके पास आते हुए, क्योंकि अभी इस वक्त जो भी इराक के बीच में और इजराइल के बीच में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ये इनमें से कुछ ऐसे देश हैं जो कि एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और स्पेशली इराक के खिलाफ दोनों देश एकजुट हुए थे। फिर उसके बाद समय बदला, बहुत सारे समझौते उन दो देशों के बीच में भी हुए थे। लेकिन आज इस सिचुएशन में आने की वजह क्या है? बार बार ये जो बात कही जाती है कि सप्रेस कर रहा है इजराइल, सप्रेस कर रहा है इन देशों को, इनको बार बार नुकसान पहुंचाने के, इनके अस्तित्व पर संकट है। क्या आपको लगता है कि ये जो सप्रेशन है ये इस तरीके के रेपरकशंस को और ज्यादा मजबूत कर रहा है? थैंक यू पूर्णिमा जी। अनफॉर्चुनेटली साउंड में बहुत स्क्रैचनेस आ रही है, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आप जो प्रश्न कह रही हैं। मैं ये कर सकता हूं कि जो मैंने कुछ सुना है इस डिस्कशन में, उनमें दो एक पॉइंट्स को उनको एलैबोरेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा। डेफिनेटली सर। तो ओके, श्योर, थैंक यू। तो एक तो इस डिस्कशन में था कि अमेरिका का रोल, एंड अमेरिका एंड ऑल, उसमें अगर आप देखिए, नेतन्याहू एक स्मार्ट गेम भी खेल रहे हैं। बाइडन और कमला हैरिस कमजोर दिखने लगे हैं क्योंकि वो इजराइल में और या इस गाजा वॉर में कोई सीज फायर नहीं करवा पाए। इनफैक्ट इवन अभी लेबनान के लिए भी 21 दिन की सीज फायर बोल रहे थे, जो नहीं हुई है, राइट। इसके चलते अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, बाइडन और हैरिस, इस समय तो हैरिस कैंडिडेट है, राइट, उनका लीडरशिप, फॉरेन पॉलिसी पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, और जिसका फायदा हो रहा है ट्रंप को। ओके, नाउ ट्रंप को फायदा हो रहा है और नेतन्याहू का भी ये फायदा है कि अगर ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंसी जीत जाए, क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू के साथ बहुत क्लियरली स्टैंड करेगा एज कंपेयर टू कमला हैरिस। कमला हैरिस काफी और नुआंस पोजीशन लेंगी, वो कह चुकी हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। ट्रंप तो बहुत ही सिंपल मैनर से इजराइल के साथ खड़ा होगा। तो नेतन्याहू का एडवांटेज ये है कि जितना ज्यादा बाइडन और हैरिस नॉट इन कंट्रोल दिखे, इनइफेक्टिव दिखे, उतना वो अपना ऑब्जेक्टिव तो कर ही रहा है, इजराइल का जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। एट द सेम टाइम अभी आने वाले 1 आध महीने में अमेरिकन प्रेसिडेंसी को भी वो इन्फ्लुएंस करने की भी तक सोच सकता है। दैट इज वन। सेकेंडली, जो बात थी इम्पैक्ट ऑन साउथ एशिया, डेफिनेटली इस इकोनॉमी को लेकर है, जियोपॉलिटिक्स को लेकर है। मेरे को दिखता है एक पोटेंशियल सिनेरियो, और वो ये है, आई विल गो बैक अगेन टू द आइडिया ऑफ रेजिम चेंज। श्योर, ईरान में सपोर्ट है, रेजिम चेंज आसान नहीं होगा, बट ये सारी सिनेरियो तो चलती रहती है ना एजेंसीज की। तो ईरान में अगर हालात, मिसाइल्स दागे गए, उनकी लीडरशिप को मार दिया गया, कुछ को उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी को डैमेज कर दिया गया, श्योर ईरान भी इजराइल की तरफ को डैमेज करेगा, बट ईरान में अगर ये हाल हुए तो कंडीशन राइप हो जाएगी रेजिम चेंज की, जैसे बात हो रही थी। ऐसे में पाकिस्तान एक एडवांटेज का रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान की करीब 1000 किलोमीटर की बाउंड्री है ईरान के साथ, और ईरान के अंदर जो बलूचिस्तान है वहां भी इंसर्जेंसी है, जो कि मिलिटेंट्स पाकिस्तान में रहते हैं, बलूचिस्तान में, राइट। पाकिस्तान वो रास्ते उनके लिए थोड़ी आसान कर सकता है खोलने के लिए। पाकिस्तान इधर अमेरिका से डील करेगा कि भाई ऐसा है, मैं आपको मदद करता हूं, इस बॉर्डर से आपको जो अंदर घुसाना ईरान के घुसाइए, मैं साइड में देखूंगा, आप मेरे को कुछ पैसे की डील कर दो। सिमिलरली पाकिस्तान इजराइल से भी गेम खेल सकता है। सो दैट इज अ पोटेंशियल जो पाकिस्तान एक मिस्चिफ का रोल प्ले कर सकता है साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स के एंगल से, मैं ये कहूंगा। ठीक है सर, और मैं बाकी मेहमानों को अब 1.5 से 2 मिनट का समय दे पाऊंगी, क्योंकि मैं एकदम अंतिम में हूं अपने चर्चा के पड़ाव में। जल्दी से मैं एक बार प्रफुल्ल बख्शी साहब आपके पास आना चाहती हूं। जो सवाल मैंने रविंदर सचदेव सर से किया था उसी को आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि इजराइल और ईरान पहले जिस तरीके के दोस्त हुआ करते थे, होपफुली आपने मेरा सवाल सुना हो, इराक के अगेंस्ट ये दोनों साथ में भी रहे, और आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये जो बार बार एक सप्रेशन का नैरेटिव है, क्या इसके पीछे की वजह है? ये आप सप्रेशन के नैरेटिव की बात कर रहे हैं, जो आपने पहली बात कही है बिल्कुल ठीक है। जब 10 साल की लड़ाई थी 78 to 88, तब सारे इजरायली साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस अपग्रेड कर रहे थे ईरान के वेपन सिस्टम्स, इंक्लूडिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर सिस्टम्स। तो वो बात डिफरेंट हो गई। पर जब रिक्वायरमेंट चेंजेस होते हैं ड्यू टू रिलीजियस प्रेशर्स एक्सेट्रा, जब ईरान ने अपना एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटी स्टार्ट करी, तब इजराइल फेल्ट थ्रेटन्ड बाय ईरान। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं वो इस सारी चीज हुई है,
देखिए मिलिट्री एक्शन तो अपनी जगह होता है, उसकी रियलिटी है जो है वो हमें फेस करनी पड़ेगी। वो फेस ये है कि ये इतनी चेंज हो गई है कि अब इजराइल का वो स्ट्रॉन्ग एनिमी बन गया है, वही ईरान। तो अब कौन अब देश दुश्मन होता है, कौन फ्रेंड होता है, वो चेंज हो जाता है। हमें तो चेंज सर्कमस्टेंसेस में फायदा अपना देखना पड़ेगा। सारी कंट्री अपना अपना फायदा देख रही है। इस समय इजराइल का फायदा ये है कि ईरान टोटली न्यूट्रलाइज हो, और ईरान अपना को फायदा अगर करना चाहता है तो वो इजराइल को करेगा। वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि सपोर्टर्स वीक पड़ने लगे हैं, और क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ये सारे के सारे जो 3 स्टेट एक्टर्स हैं वो इतने वीक पड़ जाएं ताकि उसका जो प्रोग्रेस है उसका, उसके एसोसिएट्स का, वो सारा का सारा ऊपर उठे। बेसिकली तिजारत सबको चाहिए, दर जमीन पे हक सबको चाहिए, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो अब ईरान अपनी जगह पे है और चाइना पे गुहार लगा के बैठा है। आगे देखते चाइना उसको कैसे मदद कर सकता है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। के सिन्हा सर, आपके पास आते हुए अगर आपका जो काउंटर्स आए हैं, जो बातें, अगर उस पर आपका कोई टेक हो तो आप उसको ऐड ऑन करिएगा सिन्हा साहब। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से आज एक ट्वीट पे किया गया और उसमें नेतन्याहू जी को उन्होंने बधाई दी है, इजरायल और ज्यूइश कम्युनिटी को पूरी की पूरी, ये कहते हुए कि ये जो नया साल है ये पीस, होप और गुड हेल्थ लेकर आए हर किसी के लिए। लेकिन एक तरफ ये जो हालात बने हुए हैं, इस बीच में जब प्रधानमंत्री पीस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, क्या इस ट्वीट के जरिए वही संदेश है जो संदेश रूस, यूक्रेन या बाकी उन देशों के लिए भी रहा है जो युद्ध के मुहाने पर हैं या एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं? देखिए, जो हम शांति की जब बात करते हैं, शांति की बात यदि हम फॉलो तरीके से करें तो कोई वो आप प्रीचिंग नहीं कर सकते। हाँ, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। एक ट्वीट इसके पहले भी हुआ, आज के पहले कल एक हुआ था, उसके अंदर में उन्होंने कहा हम आतंकवाद के साथ आप लड़ रहे हैं, उसके साथ हम खड़े हैं। ये पहला था हमारे जब 8 अक्टूबर का पहला कि हम इजराइल की जनता के साथ, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी त्रासदी आई। ऐसे नहीं 1500 लोगों को मार दिया गया, बंधक अभी भी बंधक नहीं छोड़े। तो ये टेररिज्म, टोटल टेररिज्म का मामला है। ये कोई कहता है जियो पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, तो क्या इजराइल ने जियो पॉलिटिक्स खेला है यहाँ पर? ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में देखिए, ईरान ने ये सोचा कि चीजें हो गई, हम परिस्थितियां बदल देंगे, और ईरान को शायद ऐसा लगा कि चाइना हमारे साथ है, हमारा $25 बिलियन का 25 साल का ये जो चल रहा है, $40 बिलियन का ये हो गया, और उधर से रशिया से हम चीजें ले लें। तो चीजें ऐसे उसने ऐसे सोच उसकी आई। आज परिस्थिति क्या है? आपने एक बहुत अच्छा चीज जो बात कहा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो इसको मैं जिक्र कर रहा हूँ। 1975 साफ ईरान के समय, ईरान और इजराइल बहुत बड़े दोस्त थे। लेबनान उस समय क्रिश्चियन, उसको पेरिस माना जाता था, लेबनान। परिस्थितियां बदल गई जब वहां पर जो कट्टरपंथी आया, जो ये जो चीज है ना कि हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये क्या है? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूरे के पूरे सियाइट हों, उसमें सुन्नी भी, और ईरान ये करना चाहता है जो पहले इस्लामिक स्टेट करना चाहता है, तो आज भी वही करना चाहता है। और वो चीजें खत्म हो रही हैं। आयतुल्लाह खुमानी आजकल के हालात में हैं, चीजें बदल चुकी हैं। IRGC जो उनका कट्टरपंथ होता था, उसके लीडरशिप कासिम सुलेमानी के बाद पूरे आप 80% निकल गए हैं। जो वहां पर इस्माइल रईसी को मारा गया, नहीं इस्माइल रईसी के पहले इस्माइल हानिया को, तो उसमें 2 IRGC के टॉप कमांडर्स, मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट, उस लेवल के लोगों को उसके साथ उनको भागीदार, ये खुल के चीजें नहीं आती। ईरान के अंदर में चीजें बदल रही हैं और बदलेगी बहुत तेजी से। ईरान फंस चुका है। ठीक है सर, ठीक है। त्रिपाठी सर, यमन है, हूती विद्रोही वहां पर है, सीरिया है तो वहां पर फातिमियो ब्रिगेड है, इराक है, चरमपंथी संगठन वहां पर है, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह एक्टिव है, वेस्ट बैंक है, वहां पर फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा है, बॉर्डर को कवर करता है, फिर गाजा पट्टी में अलग आतंकी संगठन वहां पर मौजूद है। ऐसे में इस तरह से घिरा हुआ इजराइल, जाहिर है कि ये सब चुनौती तो है उनके लिए जब वो ये कहता है कि हम इनको नक्शे से मिटा देंगे। बिल्कुल, देखिए इजराइल के आगे तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। आप इसी चीज़ से देखें कि सभी देशों से घिरे हुए इजराइल के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचता कि अपना डिफेंस बजट बढ़ाए। इजराइल का डिफेंस बजट $26 बिलियन का है, जो कि लेबनान की GDP से भी ज़्यादा है। इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि इजराइल को अपने डिफेंस के लिए कितनी चिंता है। और ये वो देश है जो कि अपने जन्म से ही अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है।
2000 साल पहले यहूदी वहाँ से विस्थापित हो गए थे बाइजेंटाइन एम्पायर के टाइम में। उसके बाद जब उनको और फिर अपने लेकर दम पर उसने खुद को खड़ा किया। जी, जब 1948 में ब्रिटेन ने इजराइल के क्रिएशन की घोषणा की और यूएन ने उसका सपोर्ट किया, ठीक उसके दूसरे ही दिन से इजराइल के खिलाफ एक्शन हुआ। उस दिन हुआ 67 में 7 डेज वार हुई, उसके बाद 82 में हुआ, 2006 में 34 डेज वार हुई, और हर युद्ध में इजराइल विजेता के तौर पे बन के उभरा। और इसी सब जिसको कहते हैं ना कि बैटल हार्डी होने का परिणाम ये हुआ कि इजराइल की पॉलिसी जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म की है। उसने, आप देख लीजिए कि हिजबुल्लाह के प्रमुख को टारगेट करने की बात 2006 से इजराइल ने शुरू की थी, 18 साल बाद सफलता मिली। तो इजराइल को ख़त्म करना कोई इतना आसान नहीं है। और देशों के लिए तो ये है कि हाँ हमारे बगल में ये देश हैं और इस्लामिक ब्रदरहुड की बात है, इजराइल के लिए अपने अस्तित्व का संकट। ठीक है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट यूके देवनाथ सर आपसे लूंगी। परमाणु ठिकाने हैं, तेल डिपो है और इजराइल की धमकी है, क्या आज की रात भारी है? आज की रात इजराइल की एयरफोर्स ईरान के ऊपर एक हमला डेफिनेटली करेगी। एयर फोर्स जो है इजराइल की वो अपने F-35 विमानों का इस्तेमाल करेगी, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हुए जाएगी। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं वो ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उनको सप्रेस कर देंगे। लेकिन ये हमला पोर्ट्स पर होगा, हार्बर पर होगा, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, पॉलिटिकल लीडरशिप की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके ऊपर शायद हो सकता है। लेकिन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर यह हमला नहीं होगा, क्योंकि पश्चिमी ताकतें और IAEA बार बार अमेरिका और इजराइल से ये दरख्वास्त कर रही हैं, जो कि अमेरिका भी मान जाएगा, इजराइल भी मान जाएगा, कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर या न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज जहां पे यूरेनियम को एनरिच किया जा रहा है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक आज की रात ना की जाए। ठीक है, त्रिपाठी सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं 10 एक सेकंड चीज में ये कहना चाहता था कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कंट्रीज की न्यूक्लियर पावर कितनी भी हो, ट्रेडिशनल पावर कितनी भी हो, लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी चीज जो है वो साइबर पावर की है, और वो इजराइल के पास सारे देशों से बख्शी साहब भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। बख्शी साहब 10 सेकंड में प्लीज सर। मैं एग्जैक्टली यही बात कहना चाहता हूँ। पहली बात, ये डैम्स के ऊपर और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक जिनेवा कन्वेंशन में डेंजरस फोर्स कहा जाता है, दोनों ने साइन किया हुआ है, दे विल नॉट डू इट। और जो साइबर अटैक की बात हो रही है, स्टक्सनेट तो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ही ईरान के 1000 सेंट्रीफ्यूज डिस्ट्रॉय किए थे। ईरान अभी तक उसमें उलझ रहा है। तो साइबर पावर की पावर बहुत ज्यादा होगी, स्टार्ट होगी साइबर वॉरफेयर।